हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 19वां वीडियो है। इसके पहले 18 वीडियो आ चुके हैं। रीट एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैं लेवल 1 के लिए ईवीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो ईवीएस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और रीट की एसएसटी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, जहां पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो और प्रैक्टिस वाली वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन है? पहला विकल्प है थल सेना प्रमुख, दूसरा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रपति देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो सी विकल्प इसमें सही है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है विपक्ष के नेता, तीसरा विकल्प है गृह मंत्री और चौथा विकल्प है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन का अध्यक्ष होता है। तो ए विकल्प इसमें सही है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला विकल्प है अफ्रीका, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है एशिया और चौथा है अंटार्कटिका। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसके साथ ही आपको छोटा महाद्वीप भी याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, यू आकार की घाटी बनी होती है। पहला विकल्प है नदी, दूसरा है हिम नदी, तीसरा है वायु और चौथा है भूजल। तो घाटियां भूमि के वे क्षेत्र हैं जो गुरुत्वाकर्षण, पानी और बर्फ की ताकतों द्वारा अपर्दित और झड़े हुए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि यू आकार की घाटी बनी होती है, किससे बनी होती है ये पूछा गया है। तो यू आकार की घाटी हिमनदी द्वारा जहां से वे गुजरते हैं या अपर्दन या क्षरण द्वारा बनाई गई एक भूगर्भीय संरचना है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, हिमनदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, किन चट्टानों में परतें बनती हैं? पहला विकल्प है आग्नेय, दूसरा है रूपांतरित, तीसरा है अवसादी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब इसमें पूछा गया है कि किन चट्टानों में परतें बनती हैं। तो आपको तीनों चट्टानों के बारे में बताते हैं, आपको पता चल जाएगा किसमें परतें बनती हैं। तो जो आग्नेय चट्टान होती है
यह तब बनती है जब मैग्मा ठंडा और क्रिस्टलीकृत हो जाता है, या तो पृथ्वी की सतह पर, ज्वालामुखियों पर, या पिघली हुई चट्टान पर। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, तो ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये कब बनती हैं? जब मैग्मा ठंडा होकर क्रिस्टलीकृत हो जाता है। दूसरी होती हैं रूपांतरित चट्टानें। तो यह तब बनती हैं जब गर्मी और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं, जैसे संगमरमर। और अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? तो यह सामग्री के जमाव और तलछट के जमने से बनती हैं, जैसे सैल, बलुआ पत्थर। तो ये होती हैं अवसादी चट्टानें। और तलछटी चट्टानें परतों के रूप में जमा होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यही पूछा गया है कि किन चट्टानों में परतें बनती हैं, तो अवसादी चट्टानों में परतें बनती हैं, क्योंकि ये सामग्री के जमाव और तलछट के जमने के कारण बनती हैं, इसीलिए इनमें परतें पाई जाती हैं। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है ओजोन मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है, तो क्षोभ मंडल, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये सबसे निचली परत है और अधिकांश मौसमी घटनाएं इसी में संपन्न होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है और इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और जो हवाई जहाज हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर है ताप मंडल और फिर है बहिर्मंडल। तो इस प्रश्न में सबसे निचली परत पूछी गई थी, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है? पहला विकल्प है लाल सागर, दूसरा है मृत सागर, तीसरा है अरब सागर और चौथा है बाल्टिक समुद्र। तो लवणता क्या होती है? लवणता का तात्पर्य पानी में लवण की सांद्रता से है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र, तो वह है मृत सागर। इसके पानी में बहुत अधिक लवण पाया जाता है, यानी कि इसका पानी अत्यधिक खारा है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इस समुद्र में आप आसानी से तैर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है? पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा है गंगा बेसिन, तीसरा है थार रेगिस्तान और चौथा है दक्कन का पठार। तो गोंडवाना एक प्राचीन महाद्वीप था, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप शामिल थे। अब इसमें पूछा गया है कि प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है भारत का कौन सा क्षेत्र, तो वह है दक्कन का पठार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? पहला विकल्प है ज्वारीय जंगल, दूसरा है शीतोष्ण वन, तीसरा है रेगिस्तानी जंगल और चौथा है भूमध्य सागरीय वन। तो पूछा गया है कि सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो ज्वारीय जंगल में पाया जाता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है सुंदरी का पेड़, जो टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सुंदरी के पेड़।
तो ये भी याद रखना है। इसमें वन पूछा गया था कि किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ज्वारी जंगल में पाए जाते हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। पहला विकल्प है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, तीसरा है शीतलहर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पूछा गया है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड के मौसम में विशिष्ट पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का प्रभाव है। ये निम्न दबाव प्रणालियां भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया से निकलती हैं और पश्चिमी प्रवाह के साथ धीरे धीरे भारत में प्रवेश करती हैं। और ये मैदानी इलाकों में सर्दियों के मौसम में बारिश और बर्फबारी का कारण भी बनती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला विकल्प है सतलुज, दूसरा है गंगा, तीसरा है रवि और चौथा है व्यास। तो भाखड़ा नांगल परियोजना उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। पहला विकल्प है गंगानगर हनुमानगढ़, दूसरा है कोटा बारा, तीसरा है बूंदी टोंक और चौथा है जयपुर दौसा। तो राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले पूछे गए हैं। तो कोटा और बारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा है नागौर और चौथा है जयपुर। तो टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के नागौर जिले में होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है। पहला विकल्प है सिंचाई, दूसरा है कृषि, तीसरा है पन बिजली का उत्पादन और चौथा है भूमिगत जल स्तर में सुधार। तो पूछा गया है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है। तो वर्षा जल संचयन क्या है। तो वर्षा जल के संग्रहण, भंडारण, संवहन, शुद्धिकरण द्वारा वर्षा जल के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सरल प्रक्रिया या तकनीक है। अब इसमें पूछा गया है कि यह किसके लिए फायदेमंद है। तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि। पहला विकल्प है कर्नल टॉड द्वारा एनल्स प्रकाशित किया गया था, दूसरा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रति मिली थी, तीसरा है अशोक के शिलालेख के अर्थ खोजे गए थे और चौथा है सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो 20वीं सदी यानी कि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था ये पूछा गया है। क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा।
अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। कर्नल टॉड द्वारा एनल्स प्रकाशित किया गया था 1829 से 32 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रति मिली थी 1905 में, और अशोक के शिलालेख के अर्थ खोजे गए थे 1837 में। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला विकल्प है वैदिक समाज में संस्कारों का ह्रास हुआ था। दूसरा है वसुदैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति द्वारा सिखाई गई थी। तीसरा है रामायण ग्रंथ आकार में महाभारत से छोटा है। और चौथा है भारतीय समाज में बुजुर्गों को परिवारों का मुखिया माना जाता है। तो जो कथन सत्य नहीं है यानी कि जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि वैदिक समाज में संस्कारों का ह्रास हुआ था, ये गलत है, क्योंकि वैदिक समाज में संस्कारों में वृद्धि हुई थी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। तो ए विकल्प इसका उत्तर है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। पहला विकल्प है कुटीर उद्योग का पतन। दूसरा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीसरा है बढ़ती कीमतें। और चौथा है आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है, ये पूछा गया है। तो बढ़ती कीमतें ये शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कुटीर उद्योग का पतन, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, आवश्यक सुविधाओं का अभाव, ये सभी शहरीकरण के कारण हैं। लेकिन बढ़ती कीमतें ये शहरीकरण के कारण नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। पहला विकल्प है क्रीत सभ्यता। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। तीसरा है यूनानी सभ्यता। और चौथा है रोमन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी मिस्र की सभ्यता। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कर्मचारी वेतन प्राप्त करते हैं जबकि किसान राजा की भूमि की जुताई करते हैं। चीनी यात्री द्वारा यह कथन किस शासक के संदर्भ में दिए गए थे। पहला विकल्प है हर्षवर्धन। दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चौथा है समुद्रगुप्त। तो ये जो कथन है ये फायान का है, और फायान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। तो ये कथन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही भारत आया था। तो सी विकल्प इसका उत्तर है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीरज की उपाधि धारण की। तो ये भी आपको याद रखना है। और हर्षवर्धन जो है, राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वह पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस चोल शासक ने पल्लवों को पराजित कर कांची पर कब्जा कर लिया था। पहला विकल्प है परांतक प्रथम। दूसरा है आदित्य प्रथम। तीसरा है विजयालय। और चौथा है राजेंद्र चोल द्वितीय। तो पूछा गया है कि किस चोल शासक ने पल्लवों को पराजित कर कांची पर कब्जा कर लिया था। तो आदित्य प्रथम ने। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस दक्षिण भारतीय राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम और ग्राम में विभाजित किया था। पहला विकल्प है चोल। दूसरा है पल्लव। तीसरा है राष्ट्रकूट। और चौथा है चालुक्य। तो पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र
कोट्टम और ग्राम में विभाजित किया था, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। और पल्लवों ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर शासन किया जिनकी राजधानी कांची थी, तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस राजवंश के शासनकाल में कन्हेरी विश्वविद्यालय लोकप्रिय हुआ? पहला विकल्प है राष्ट्रकूट, दूसरा है पल्लव, तीसरा है पहला विकल्प है चोल, दूसरा है पल्लव, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है चालुक्य। तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित कन्हेरी का बुद्ध विहार शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। 10वीं शताब्दी में कन्हेरी एक विश्वविद्यालय केंद्र बना और राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में कन्हेरी विश्वविद्यालय लोकप्रिय हुआ, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित शहर हैं। पहला विकल्प है बीकानेर, नागपुर, जोधपुर, पाली, दूसरा है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तीसरा है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर और चौथा है जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित शहर हैं, तो वे शहर हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और राजस्थान में कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला विकल्प है जरगा, दूसरा है शेर, तीसरा है तारागढ़, चौथा है अचलगढ़। तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो वह है शेर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, अब यदि सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कौन सी है? तो वह है माउंट आबू में गुरु शिखर। माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर पर्वत और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। जो जरगा है ये अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और अचलगढ़ 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का शासक कौन था? पहला विकल्प है महाराव राम सिंह प्रथम, दूसरा है महाराव राम सिंह द्वितीय, तीसरा है महाराव माधव सिंह प्रथम और चौथा है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। तो 1857 का विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला युद्ध था। तो इसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का शासक कौन था? तो कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है। पहला विकल्प है नवलगढ़, दूसरा है मुकुंदगढ़, तीसरा है पिलानी और चौथा है जैसलमेर। तो प्रसिद्ध सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गोगा मेड़ी मेला किस जिले में लगता है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा है गंगानगर, तीसरा है हनुमानगढ़ और चौथा है चुरू। तो गोगा मेड़ी मेला लगता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और गोगा मेड़ी का मेला गोगा जी की याद में लगाया जाता है, जिन्हें
सर्प राजा माना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किला जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन असफल रहा वह है। पहला विकल्प है लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा है बाला किला अलवर, तीसरा है मंडलगढ़ मंडलगढ़ और चौथा है अचलगढ़ आबू। तो लोहागढ़ भरतपुर ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लोहागढ़ एक किला था जिसे महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के भरतपुर में अपने राज्य की रक्षा के लिए बनवाया था। यही वह किला है जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन वह असफल रहा था। तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो बाला किला है ये अलवर में स्थित है और इसे हसन खान मेवाती ने बनवाया था। जो मंडलगढ़ किला है ये मंडलगढ़ में ही स्थित है और इसे राणा कुंभा ने बनवाया था। और अचलगढ़ किला ये आबू में स्थित है, माउंट आबू में, और इसे परमार राजवंश के शासकों ने बनवाया था। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है माणिक लाल वर्मा, दूसरा है बलवंत सिंह मेहता, तीसरा विकल्प है भूरेलाल बया और चौथा है रमेश चंद्र व्यास। तो मेवाड़ प्रजामंडल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा है और इसमें पूछा गया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बलवंत सिंह मेहता, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो भूरेलाल बया हैं ये मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे और रमेश चंद्र व्यास ये चौथी लोकसभा सदस्य भीलवाड़ा राजस्थान, यानी कि चौथी लोकसभा के सदस्य थे भीलवाड़ा राजस्थान के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।